एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 7.6.3 यानी कि रेजोनेंस एसी सर्किट्स में रेजोनेंस कहता है इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट is the phenomena of resonance. The phenomena of resonance is common among systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency. इसमें कुछ लिखने लायक और रिवाइज करने लायक नहीं है. This frequency is called the system's resonant frequency, natural frequency. System natural frequency. तो बस इतना ही कुछ लिख सकते हैं सीधे आप तो कि resonant frequency is called natural frequency. डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने SHM 11th के सिलेबस में पढ़ा ही है, वहाँ ये बात आती है खैर. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, बस उससे ज्यादा इसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है. कहते हैं if such a system is driven by an energy source at a frequency that is near the natural frequency, the amplitude of oscillation is found to be large. आप तो बस इतना ही डैश करके लिख दीजिए. If frequency of the driver जो भी ड्राइवर है is near the natural frequency, the amplitude of oscillation increases. अगर जो भी ड्राइविंग फोर्स है या जो भी ड्राइवर है उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है. और फिर हम आगे की बात खुद ही लिखवा देते हैं. when the frequency of external driver is exactly equal to the natural frequency of oscillating system, then amplitude suddenly becomes maximum. This is called resonance. Amplitude अचानक maximum हो जाता है and this is called resonance. आगे वो और कह रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं. The familiar example of this phenomena is a child on a swing. The swing has a natural frequency for swinging back and forth like a pendulum. ये बातें of course AC सर्किट में तो किसी भी काम की नहीं है. खैर, if the child pulls on the rope at regular intervals and the frequency of the pull is about the same as the frequency of swinging. वो बार-बार रस्सी को पकड़ता भी है और रस्सी को पकड़ के अपने आप को एक एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है. तो और ये अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई तो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम हो जाएगा. बस तो ये सारी बातें पूरी तरह इग्नोर कर दी जाएं, जो आपने लिखा है वो काफी है. अब कह रहा है आरएलसी सर्किट को अगर हम एम्पलीट्यूड वोल्टेज Vm और फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ड्राइव करें तो सर्किट में करंट का एम्पलीट्यूड होता है Vm/Z और ऑफ कोर्स Z है वही √R² + x². XC का फॉर्मूला 1/ωc, XL का फॉर्मूला 1/ωL है. अगर ओमेगा वेरी करेंगे देन एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी XL is equal to XC and the impedance is minimum. और बस आप तो यही अब दोबारा हेडिंग दे दीजिए. रेजोनेंस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया हमने लिया, अब आप हेडिंग दे दीजिए रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट. रेजोनेंस इन LCR सीरीज सर्किट. IM का फॉर्मूला होता है Vm/Z, हो जाएगा Vm/Z √R² + x². और x के नाम पे मुझे पता है कि मेरे पास एक कैपेसिटर भी है और एक इंडक्टर भी है, ये करना पड़ेगा. ये सर्किट में IM की इन जनरल किसी LCR सीरीज सर्किट की इक्वेशन होती है. और रेजोनेंस पे मुझे अभी इतना पता है, मैं उल्टा चल के आपसे बात कर रहा हूँ. रेजोनेंस पे मुझे इतना पता है कि करंट मैक्सिमम होता है. At resonance, IM is at its maximum possible value. IM अगर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे है तो जरूर ये जो Z है that should be minimum. Z should be minimum. और Z के मिनिमम होने की एक ही गुंजाइश है जब टोटल सर्किट का X 0 हो जाए. पूरे सर्किट का जो X है ना वो 0 होना चाहिए और सर्किट के X के 0 होने के लिए एक कंडीशन ये है कि XC और XL बराबर हो जाए.
एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे XC और XL बराबर हो जाते हैं, बस उस समय Z मिनिमम हो जाता है। Z मिनिमम होके R के बराबर हो जाता है, ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। Z मिनिमम होके R के बराबर हो जाता है और उस समय करंट मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ तक कि चलिए पहले हम हेडिंग पहले दे देते हैं, ये सब आपने लिख लिया है। XC is equal to XL को आप 3 स्टार दे दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए। XC is equal to XL हमारे काम की बात है। अब आप हेडिंग दे दीजिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये इंप्लाइड बात है कि ऑफ कोर्स हम सीरीज एलसीआर सर्किट की ही केवल बात कर रहे हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें तो पता है कि रेजोनेंस की कंडीशन ये है, रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि XL और XC एक दूसरे को मार जाते हैं, खा जाते हैं, मार के XL is equal to XC, तो ओमेगा L is equal to 1 by ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर is equal to 1 by LC, तो ओमेगा is equal to 1 by रूट LC। इसको मैं ओमेगा R कह देता हूं। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड। हम ओमेगा की जगह 2 पाई अल्फा FR कह सकते हैं, तो FR की फॉर्मूला हो जाएगा 1 by 2 पाई रूट LC, और फिर इसकी यूनिट हर्ट्ज होगी, इसकी यूनिट हर्ट्ज होगी। ये भी 5 स्टार वाली चीज है और ये भी 5 स्टार वाली चीज। रेजोनेंस अगर आ रहा है तो सर्किट का आई मैक्सिमम चाहिए, आई मैक्सिमम चाहिए तो जेड मिनिमम चाहिए, जेड मिनिमम चाहिए तो एक्स वाला पार्ट आप 0 ही कर लीजिए, आर वाले पार्ट का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक्स वाले पार्ट को आपस में आप लड़ा भेड़ा मरा सकते हैं। एक्स को 0 कर लीजिए, यानी XL माइनस XC को 0 कर लीजिए, यानी XL XC के बराबर कर लीजिए। और अगर XL XC के बराबर है तो ओमेगा L 1 बाय ओमेगा C के बराबर है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है और ये फ्रीक्वेंसी। इसमें प्रॉब्लम ये आती है न्यूमेरिकल में, जो कि आती ही है आपको, कि वो कहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो। अब आपको समझ नहीं आता कि ओमेगा निकालना है कि एफ निकालना है, और उसका डिसीजन हमेशा यूनिट से होता है। बिल्कुल वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए कि फ्रॉम यूनिट्स ओनली वी कैन आइडेंटिफाई, फ्रॉम यूनिट्स ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओमेगा और फ्रीक्वेंसी। नाम तो ये किसी का भी कुछ भी ले लेते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम से कोई पहचान नहीं है, यूनिट से आपकी पहचान, आपके नाम से आपकी कोई पहचान नहीं है, यूनिट से पहचान है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और आप उलझेंगे ही उलझेंगे इसमें कहीं ना कहीं, ये मेरी गारंटी है कि हम इसमें कभी ना कभी गलती करेंगे ही करेंगे। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में होता है और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है या पर सेकंड में होती है। बस मैं यहाँ तक कि अगर आपको समरी दूं रेजोनेंस के नाम पे, रेजोनेंस के नाम पे अगर मैं आपको समरी दूं तो XL इज इक्वल टू XC होता है, X 0 होता है, ZR होता है, I इज इक्वल टू I min, सर्किट का जो I है वो min है, वो V by Z है, यानी कि V by R, और ओमेगा जो है वो 1 by रूट LC है, ओमेगा R, और जो FR है वो 1 by 2 पाई रूट LC है। यानी रूट LC के अगर डायमेंशन से पूछें तो T टू द पावर 1। ये तमाम बातें, सारी बातें रेजोनेंस के लिए की जा सकती हैं, और बस अगर समरी आपको याद है, रेजोनेंस की समरी आपको बहुत अच्छे से याद है, तो मेरे ख्याल से कोई और कुछ जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। रेजोनेंस में XL और XC बराबर होते हैं, टोटल X सर्किट का 0 होता है, Z मिनिमम होता है, Z मिनिमम होता है, I मैक्सिमम होता है, I मैक्सिमम होता है। वैसे तो I V by Z होता है, पर रेजोनेंस के समय LCR सर्किट में I V by R हो जाता है, और जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है गजब, वो ओमेगा, ये रेडियन पर सेकंड और हर्ट्ज पर सेकंड ही लिख लेते हैं, ये रेडियन पर सेकंड है और ये हर्ट्ज है या पर सेकंड। बस ये इतना, यदि आपने बार बार रिवाइज कर लिया, जैसे रिवाइज करने में आपको 1 या 1.5 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, और रिविजन जब बढ़ जाएंगे तो शायद पूरा 1 मिनट भी लगने का कोई चांस ही नहीं है। 10, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आप
इसे रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो मोस्ट ऑफ द काम न्यूमेरिकल रेजोनेंस से रिलेटेड, रेजोनेंस पे क्वेश्चन आना ही आना है। एसी सर्किट्स में अगर क्वेश्चन आया है तो काफी उम्मीद है कि वो रेजोनेंस पे ही है, स्पेशली अगर उसने एक सर्किट वर्किट बना के दिया है, सीखने में भी हम सीख जाएंगे। रेजोनेंस पे सवाल के आने के बहुत चांसेस है। मैं तो यही पढ़ाता हूँ, थोड़ी देर पढ़ाने के बाद आपको बोल दूंगा कि पेपर में अगर क्वेश्चन डायग्राम बना के उन्होंने दिया है तो चेक करिए 80% से ज्यादा चांस है कि वो सवाल रेजोनेंस पे, स्पेशली अगर उन्होंने डायग्राम में एल और सी और आर तीनों बनाए। एलसीआर देखते ही तो सबसे ज्यादा हवा खराब हो जाती है हमारी, और ये गारंटी है कि अगर डायग्राम में एल सी और आर तीनों सीरीज में दिखाए गए हैं पेपर में तो वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस का ही सवाल हो सकता है, पहचानने भर की बात है। और ये डायग्राम देख के ही हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना ही नहीं है। हाँ, ये एक वीक चैप्टर होता है स्टूडेंट्स का, हालांकि क्योंकि ये प्योर मैथमेटिकल है, इसमें थियोरी नहीं है, इसलिए बहुत हाई स्कोरिंग जाता है। मैथमेटिकल है इसलिए टफ भी हो सकता है, और उस लेवल के मैथमेटिकल क्वेश्चन हमें आते ही नहीं, चाहे वो नीट हो और चाहे वो जेई मेन। फिर आगे कह रहा है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, और वो Vm by R है। फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ I विद ओमेगा इन RLC सीरीज सर्किट। L एक बार 1 मिली हेनरी है, C की वैल्यू इतनी है, R की वैल्यू एक बार इसने 100 ले ली, एक बार 200 ले ली, और सोर्स की को सेम ले लिया। Vm इज इक्वल टू 100 वोल्ट। सोर्स के बारे में एक बात देखिए, सोर्स के बारे में उसने बोला Vm 100 वोल्ट है। अगर वो कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ V बोलता 100 वोल्ट तो ये उसकी RMS वैल्यू होती, और उसने बताया कि ये पीक वैल्यू है। ये जरा एक बात ध्यान देने लायक है कि अगर आपको इक्वेशन में से आप वोल्टेज निकाल रहे हैं, अगर वो बोल रहा है V इक्वल टू 100 sin ओमेगा t, तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है। और अगर बोल रहा है खाली वोल्टेज 100 वोल्ट है तो ये वोल्टेज की RMS वैल्यू है। पर अगर कोई कह रहा है Vm 100 वोल्ट है तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू है वापस। ऐसा डैश करके जानकारी लिख दीजिए, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, डैश करके लिख दीजिए, और 3 स्टार भी दे दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए। इक्वेशन गिव्स पीक वैल्यूज, या इक्वेशन यूजेस पीक वैल्यूज। इक्वेशन में अगर कोई वोल्टेज है 100 sin ओमेगा t तो 100 उसकी पीक वैल्यू है। फिर अगली लाइन में डैश करके लिख दीजिए कि when nothing is mentioned the given AC voltage, the given value is RMS वैल्यू। चाहे वो वोल्टेज की हो और चाहे वो करंट की हो, जब कुछ नहीं बोला गया है तो ये वैल्यू RMS वैल्यू। और फिर डैश करके लिख दीजिए if it is given that Vm is equal to 100 वोल्ट, अगर Vm 100 वोल्ट है तो फिर उसने बताया है कि ये पीक है, तो ये पीक है। Vm 100 वोल्ट है तो ये पीक है। बस ये बड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि कब आप पीक की बात कर रहे हैं, कब आप RMS की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ग्राफ बनाया तो है, एक बार 100 ओम के लिए, एक बार 200 ओम के लिए, इसे ध्यान से देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कहता है वी सी द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो इस समय रूट LC की वैल्यू 1 × 10⁶ रेडियन पर सेकेंड आ रही है ओमेगा, यानी ये मेगा में दिया है, मेगा रेडियन पर सेकेंड, मेगा रेडियन पर सेकेंड। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट का पीक आ तो रहा है, पर आई का फॉर्मूला V by R पे डिपेंड करता है, और R जहां डबल है वहां करंट आधा हो जाएगा। तो ये सब मैं ये ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, कोई खास मतलब है नहीं। ये इस समय ऐसा इतना शार्प तो मैं नहीं बना सकता, ऐसा शेप तो कायदे से नहीं दे सकता, ऐसा कुछ दे सकता। और इसी फ्रीक्वेंसी पे एक बार ये ग्राफ ऐसा बना सकता हूँ मैं, ठीक दोनों बार मुझे सेम फ्रीक्वेंसी पे दिखाना। ये फ्रीक्वेंसी 10⁶ रेडियन पर सेकंड है, इसको मैं मेगा रेडियन पर सेकंड भी कह सकता हूँ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है आपकी बात, सॉरी ओमेगा, ये रेडियन पर सेकंड में इसलिए f नहीं है, रेडियन पर सेकंड में इसलिए ओमेगा है। इसको आप 1 मेगा रेडियन पर सेकंड भी कह सकते हैं, 10⁶ रेडियन पर सेकंड। ये लो R के लिए, सॉरी लो R के लिए ये ग्राफ बनेगा, और हाई R के लिए ये R बनेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट का पीक कम आएगा। तो दोनों बार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अनचेंज है। चलिए वो एक लाइन आप लिख सकते हैं, ये अच्छी 2 स्टार देने लायक बात है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ R। जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो L और C पे, सर्किट के L और C पे डिपेंड करती है, वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद एक ही बात काम की है कि रेजिस्टेंस जब कम है तो करंट का पीक ज्यादा ऊपर जा रहा है, बस इतना ही खाली आपको इसमें पहचानना है, बाकी कुछ भी आपके काम का नहीं है।
The current amplitude for case 1 is सब ठीक है. Resonant circuits have a variety of applications. तो ये आप चाहें तो heading दे दीजिए. Applications of resonant circuits. Applications of resonant circuits. और मेरे हिसाब से तो ये important नहीं है. आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं not important. हालांकि there are no guarantees. There are no guarantees, but in my opinion, I am very clear that मैं confidently लिखवा सकता हूँ कि not important. कहीं ना कहीं सिलेक्टिव होना ही पड़ता है, चाहे टीचर सिलेक्टिव हो चाहे स्टूडेंट कुछ कुछ पोर्शन छोड़े. के नंबर 1 डाल दीजिए. इन ट्यूनिंग ऑफ रेडियो और टीवी सेट. इन ट्यूनिंग और रेडियो और टीवी सेट कहता है एंटीना ऑफ अ रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस. द सिग्नल्स पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट्स एज अ सोर्स in the tuning circuit of the radio, so the circuit can be driven at many frequencies. हम लोग अपना आजकल तो रिमोट से आप काम करते हैं या आप एक पर्टिकुलर स्टेशन सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली 98.3 मेगाहर्ट्ज या 103.7 मेगाहर्ट्ज या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. रेडियो मिर्ची या माय एफएम या जो भी होते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर स्टेशन की वेव्स को आपका रेडियो या ट्रांजिस्टर जो भी है वो कैच कर लेता है. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए वो ट्यून्ड होता है. देखते हैं, ये बात पढ़ लेंगे. एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. कहता है अगले पेज पे कह रहा है बट टू हियर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन वी ट्यून द रेडियो. कहता है इन ट्यूनिंग वी वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन द ट्यूनिंग सर्किट such that the resonant frequency of the circuit becomes nearly equal to the frequency of the radio signal received. देखो क्या होता है, ये बातें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चलिए मैं आपसे बात करता हूँ कैपेसिटर की, वेरिएबल कैपेसिटर की. कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A by D. अच्छा, आप उन ट्रांजिस्टर्स की बात इमेजिन करें जिन ट्रांजिस्टर्स में आप नॉब घुमाते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप घुंडी घुमाते हैं, नॉब घुमाते हैं और एक पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करते हैं. तेज आपको जो गाना सुनना है वो स्टेशन रिसीव हो जाता है. उसका मैकेनिज्म क्या है? आप जब बाहर से नॉब घुमा रहे हैं ना, ये कैपेसिटर है, एक प्लेट अंदर है डब्बे के और इसका घुंडी इस प्लेट से कनेक्टेड है, घुंडी और आपको दी गई है. जो घुंडी आप घुमा रहे हैं ना, तो इसका एरिया चेंज हो रहा है, तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है, तो इसकी कैपेसिटी चेंज हो रही है. क्योंकि कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A by D. आप लिख सकते हैं चाहे तो कि प्रोसेस ऑफ रेडियो ट्यूनिंग, प्रोसेस ऑफ रेडियो ट्यूनिंग, ये तो और भी ज्यादा यूजलेस है. इसको तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहिए कायदे से. अगर मुझे दम हो तो मैं कह दूं कि छोड़ दो, तो मैं तो इतनी दम नहीं जुटा पाया, पर आप उस हिम्मत को दिखाइए. अब कहाँ आजकल तो ये सब रेडियो बचे ही नहीं, कोई और ही मैकेनिज्म है. एनीवे लिख दीजिए, when we rotate the knob of frequency, जिस पर फ्रीक्वेंसी लिखा रहता है, मैकेनिकल जहां पर एडजस्टमेंट होता था पुराने जमाने के रेडियो और ट्रांजिस्टर में, जब आप रोटेट करते हैं तो लिख दीजिए ओवरलैपिंग एरिया ऑफ अ कैपेसिटर चेंजेस. कैपेसिटर की एक प्लेट अंदर है डब्बे के और एक प्लेट दूसरी, दोनों ही प्लेट अंदर है पर ये नॉब से कनेक्टेड है, घुंडी से कनेक्टेड है. और जब आप इसको रोटेट करते हो तो बस ऐसा ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो जाता है. फिर कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख दीजिए K एप्सिलॉन नॉट A by D. कैपेसिटी है K एप्सिलॉन नॉट A by D एंड देन कैपेसिटी चेंजेस. कैपेसिटी चेंज हो जाती है, एरिया चेंज हो गया तो कैपेसिटी चेंज हो गया. और फिर ओमेगा का फॉर्मूला लिख दीजिए 1/√LC. और अगर C चेंज हो गया तो आपका जो सिस्टम है, आपका ट्रांजिस्टर या रेडियो के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके LC ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई. आपने C चेंज किया, ओमेगा का फॉर्मूला है 1/√LC और बस ओमेगा चेंज हो गया. तो लिख दीजिए 10 we can adjust the frequency. Thus we can adjust the frequency of electrical circuit of our transistor set. जो भी ट्रांजिस्टर सेट हमारे पास है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं. और ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक एक पर्टिकुलर स्टेशन रिसीव नहीं हो जाता. जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट की फ्रीक्वेंसी, हवा में तो बहुत सारे वेव्स की फ्रीक्वेंसीज की वेव्स घूम रही हैं, बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं हमारे आसपास. हम इंदौर की वेव भी रिसीव कर रहे हैं और भोपाल की वेव भी रिसीव कर रहे हैं. बहुत सारे रेडियो स्टेशन हैं, विविध भारती भी है, और एक ही शहर में भी कई सारे रेडियो
स्टेशंस हैं, रेडियो नेटवर्क्स हैं। तो एक पर्टिकुलर जब आपकी सर्किट की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो उस सर्किट उस सिग्नल को ये रिसीव कर लेता है, उस सर्किट में करंट उस सिग्नल में करंट को एम्पलीफाई कर देता है। ऐसे ही बस आप साफ लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लिख दीजिए व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर रेडियो सेट, हमारे पास जो रेडियो सेट है हमारी जब उसकी फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एकदम सेम हो जाती है, मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, frequency of a particular radio station, then particular radio station, then the signal from that station is selected. Selected को बस मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, सिर्फ selected को कैप्स में लिख दीजिए। उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल भेजा जा रहा है, जो गाना बोला जा रहा है या जो स्पीच दी जा रही है, हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज में से हमने एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया है, एंड द सिग्नल इन दैट सिग्नल फ्रॉम दैट स्टेशन इज एम्पलीफाइड। उस पर्टिकुलर स्टेशन के सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ है। तो ये बस अब आपने वो पर्टिकुलर सिग्नल रिसीव कर लिया तो आप उसमें जो भी कुछ कहा जा रहा है वो आप जरा तेज सुन पाएंगे। कहता है when this happens, the amplitude of the current with the frequency of the signal of the particular radio station in the circuit is maximum. Select दीजिए, current in the selected signal becomes maximum. आसपास के जो रेडियो वेव्स हवा में घूम रही हैं उनके भी छोटे छोटे करंट होते हैं जो नॉइज के रूप में आपको गुड़ 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 सुनाई आते हैं। थोड़ी बहुत नॉइज भी होती है और एक पर्टिकुलर सिग्नल में जो करंट होता है वो सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है, जिसको कि आपने सिलेक्ट किया है। बस सिलेक्ट इज द कीवर्ड। कभी कभी वो खाली सिलेक्ट बोलेगा आरएलसी सिलेक्टर सर्किट, अब आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या है, पर सिलेक्ट ऐसा लिख दीजिए ब्रैकेट में कि सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस इज कॉल्ड सिलेक्टर सर्किट। डायरेक्टली ये बात एनसीईआरटी में है तो नहीं, पर थोड़ा बहुत ऐसा वो आपको डराने के लिए आजू बाजू के शब्द यूज कर सकते हैं। सवाल तो वो केवल वही पूछ सकते हैं जो एनसीईआरटी में है, इसलिए अगर आप नाम नहीं भी पहचान रहे तो समझ जाइए कि ये डेफिनेटली वही है जो एनसीईआरटी में दिया है, बस नया नाम लेकर डराने की कोशिश की गई। खैर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे कहता है इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब यूज में भी उसने एक ही बताया, रेडियो ट्यूनिंग, रेजोनेंस का यूज और कोई बताया ही नहीं है। आगे कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रेजोनेंस फिनोमेना इज एग्जिबिटेड बाय अ सर्किट ओनली इफ बोथ एल एंड सी आर प्रेजेंट इन द सर्किट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लिख दीजिए कि रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल इन एलआर सर्किट और आरसी सर्किट अलोन। एलआर सर्किट में या आरसी सर्किट में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, 3 स्टार देने लायक बात हो गई। एलआर सर्किट में या आरसी सर्किट में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। It is important to note that the resonance phenomena is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit. मतलब आप ये भी लिख दीजिए कि resonance phenomena can be exhibited by number 1 LC circuit, number 2 LCR circuit. खाली LC भी दे सकता है, उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। खाली L या खाली C नहीं, दोनों चाहिए, R हो या ना हो, दोनों चाहिए। ये बातें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कहता ओनली देन डू द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसिल ईच अदर बोथ बीइंग आउट ऑफ फेज। वीएल और वीसी में तो 180 डिग्री का एंगल हमने पढ़ा ही था एक बार। एंड द करंट एम्पलीट्यूड इज वीएम बाय आर, द टोटल सोर्स वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस आर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन के रूप में शायद आपसे बात करता हूँ। खैर फिर से कह रहा है दिस मींस दैट वी कैन नॉट हैव रेजोनेंस इन आरएल और आरसी सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी की ऐसी ही डायरेक्ट लाइनें तो पेपर में आती हैं, थ्योरी की आ जाएंगी तो कहीं कहीं आपको दिक्कत दे सकती हैं। खैर ये फिर भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लाइन तो है ही, इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं थ्योरी की लाइनों पे कभी शायद ही 5 स्टार देता हूं, इसलिए मैंने इस पे 3 ही स्टार दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी, व्हाटएवर जितना आपको लगता है कि हाँ मुझे
इंपॉर्टेंट आपको जितना लग रहा है आप अपने हिसाब से उतने स्टार मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे पहले कुछ समय तो टीचर के जो स्टार हैं उसी पे स्टिक करें तो ज्यादा अच्छा है, बाद में आप अपने हिसाब से इन स्टार्स की रेटिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके। मैं एक जानकारी आपको ये देता हूं कि रेजोनेंस के समय सर्किट में करंट मैक्सिमम चलता है, तो इंडक्टर पर जो वोल्टेज होता है ना I to XL वो भी मैक्सिमम होता है, और कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है ना I to XC वो भी मैक्सिमम होता है। बस ऐसे ही डैश करके लिख दीजिए। एट रेजोनेंस करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, current in the circuit is maximum, and VL and VC are also at their respective maximum values. जो VL और VC होते हैं वो भी अपनी रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज पे होते हैं। इंडक्टर का वोल्टेज होगा I into XL और कैपेसिटर का वोल्टेज होगा I into XC। XL और XC तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है, पर करंट इतना ज्यादा है कि रेजोनेंस के समय इंडक्टर और कैपेसिटर के वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होते हैं। ये सर्किट का I कहा जा सकता है, ये सर्किट का VR कहा जा सकता है, ये मेबी VL कहा जा सकता है, करंट है, ठीक है, और ये VC कहा जा सकता है। अब इस समय ये VL और VC बराबर है रेजोनेंस पे। इस समय आप ऐसा भी फिर से बना के बोल सकते हैं कि इंडक्टर पे वोल्टेज मैक्सिमम है, ये बात सही है, कैपेसिटर पे वोल्टेज मैक्सिमम है, ये बात सही है, पर इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो जीरो है, क्योंकि इन दोनों में 180 डिग्री का फेज है। ऐसे ही साफ लिख दीजिए, एट रेजोनेंस resultant voltage across inductor and capacitor is zero. Resultant voltage across inductor and capacitor is zero. इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लिख दीजिए कि LCR सीरीज इज कनेक्टेड टू AC सोर्स। LCR सीरीज है और AC सोर्स से कनेक्टेड है। LCR सीरीज सर्किट है, ऑफ कोर्स AC सोर्स से कनेक्टेड है, एट ड्रिवन लिख दीजिए सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। अब कहता है इस समय जब मैं आपको बोल भी देता हूं V is equal to 100 sin ओमेगा t, ये अप्लाइड वोल्टेज है। जनरेटर का वोल्टेज मान लीजिए ये है, जनरेटर का वोल्टेज ये है। मैंने आपको रेजिस्टेंस की, इंडक्टर की और कैपेसिटर वगैरह की और कोई वैल्यू दी तो नहीं है, बट मैं आपसे कह रहा हूं एक जानकारी में और दे देता हूं। लिख दीजिए एन AC एमीटर एन AC वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टर। AC voltmeter is connected across resistor. What will be its reading? AC voltmeter रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है, रेजोनेंस की ये बात कर ही चुका है, तो उसकी रीडिंग क्या होगी? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल 5 स्टार देने लायक। एक जानकारी मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा देता हूं कि AC वोल्टमीटर्स या AC इंस्ट्रूमेंट्स रीड ओनली RMS वैल्यूज। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी तो RMS ही पढ़ के बताने चाहिए। जब सच्ची वैल्यू RMS है, जब असर मुझ पे RMS के हिसाब से हो रहा है, तो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक पढ़ के क्यों बताएं? झूठ मेरा इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के क्यों बताएं? झूठ तो नहीं है, पर वो इस तरह से पेश की गई है जानकारी कि उससे सही इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही। पीक की बातें हम कभी करते ही नहीं है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी RMS ही पढ़ के बताते हैं, बस ऐसे ही आप जान लीजिए। तो बस अब मेरा ये कहना है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर ये रेजोनेंस का केस है तो इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस नेट वोल्टेज तो जीरो ही है। मैं तो ये इक्वेशन लिख सकता हूं कि V is equal to under root of VR square plus VL minus VC का स्क्वायर, ऐसा टाइप का कुछ। ये VR है और ये VL minus VC टाइप कुछ है। ये VL minus VC है कि VC minus VL है, ये मुद्दा नहीं है, इसकी ज्यादा चिंता न करें। ये अप्लाइड वोल्टेज है और पाइथागोरस थ्योरम के बिना तो इस चैप्टर में कुछ हो ही नहीं सकता। AC के नाम पे सबसे पहली बात आपको ध्यान आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो टोटल वोल्टेज हो गया, अब VL और VC ने लोड मार के खप गए ये, तो बस V इक्वल टू VR बचा। रेजोनेंस की अगर बात है, दोनों मर गए, तो जो टोटल रेजिस्टर का वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है, वोल्टमीटर रीडिंग इज इक्वल टू RMS वैल्यू व्हिच इज 100 by √2
which is 70.7 volts. 1/√2 होता है 0.707, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो 70.7 वोल्ट्स आएगी। इसमें डायग्राम बना के क्वेश्चन आता ही है, तो 5 स्टार है हमारे इस बात पे कि रेजोनेंस अगर रेजोनेंस है तो वोल्टमीटर रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सप्लाई वोल्टेज होता है। अलग से लिख दीजिए एट रेजोनेंस the entire supplied voltage gets dropped across a resistor in the circuit. रेजोनेंस पे सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टेंस पे गिर जाता है, क्योंकि इफेक्टिवली सर्किट में और कुछ है ही नहीं। एल और सी तो लड़ मर के खप गए, खत्म हो गए। तभी तो हम IM का फॉर्मूला, IRMS का फॉर्मूला V/RMS/Z होता है वैसे तो, पर अगर रेजोनेंस की बात हो रही है तो I का फॉर्मूला V/R होगा। खाली जब मैंने I लिखा है तो मेरा मतलब IRMS से है, और खाली जब मैंने V लिखा है तो मेरा मतलब VRMS से है। रेजोनेंस पे ऐसा लगता है कि फिर से एक बात लिख दीजिए, फिर से 5 स्टार दे दीजिए। एट रेजोनेंस LCR सीरीज सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेंस पे ये माना जा सकता है कि सीरीज LCR सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट में जैसे कि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। सर्किट में इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करता है। LCR सर्किट रेजोनेंस अगर हो तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बात करता है। बस ऐसे ही इसमें फिर क्वेश्चन बन जाते हैं। ये मान लीजिए मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ये वोल्टेज है 100√2 sin ωt, कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 100 वोल्ट है, तो कहता है यहाँ एक वोल्टमीटर कनेक्टेड। ये क्वेश्चन है, कहता है इस वोल्टमीटर की रीडिंग बताइए। ऐसा दे देता हूँ, यहाँ पर एक वोल्टमीटर दे देता हूँ, उसका नाम V1 है और इसका नाम V2। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर डायग्राम देगा LCR तीनों होंगे तो ये लगभग तय है 99.9% से भी शायद ज्यादा कि अगर डायग्राम में उसने LCR तीनों बनाए हैं तो ये डेफिनेटली ये रेजोनेंस का ही केस है। अगर नॉन रेजोनेंस का ये केस होगा ना तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस होंगी जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और पेपर पूरा आपको हेल्प करने के हिसाब से बनाया जा रहा है, आपको तंग करने के हिसाब से पेपर नहीं बनाया जा रहा है, टफ क्वेश्चंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये सोचना आपका गलत है कि टफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपसे बनते हैं क्वेश्चन पहली दूसरी बार की पढ़ाई में केवल वही इंपॉर्टेंट है आजकल। तो क्वेश्चन ये है कि V1 रीड्स 100 वोल्ट्स, V1 100 वोल्ट पढ़ता है तो V2 की रीडिंग क्या है? V1 100 वोल्ट पढ़ता है तो V2 की रीडिंग क्या है? पक्की बात है अगर V1 100 वोल्ट पढ़ रहा है मतलब सप्लाई वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है वही पूरी की पूरी रेजिस्टर पे गिर रही है। सप्लाई वोल्टेज की जो RMS वैल्यू है वही पूरी की पूरी रेजिस्टेंस पे गिर रही है, तो अब तो फिर V2 की रीडिंग आएगी 0। हो सकता है ये 10,000 वोल्ट हो और ये भी 10,000 वोल्ट हो, और ये 10,000 और 10,000 एक दूसरे को कैंसिल कर दें, क्योंकि ये V1 जो भी 100 वोल्ट ऐसा आएगा, एक 10,000 ऐसा आएगा और एक 10,000 ऐसा आएगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो ये जो वोल्टमीटर है खाली L के अक्रॉस नहीं है, खाली C के अक्रॉस नहीं है, ये L और C दोनों के अक्रॉस का रिजल्टेंट वोल्टेज पड़ रहा है। ऐसे कुछ थोड़े मामूली चेंज के सिंपल चेंजेस के सवाल आ सकते हैं। ये सवाल एकदम सिंपल तो नहीं कहलाया, आप इसकी चिंता न करें। आप तो केवल ये देते हैं कि अगर वो पूछता है रेजोनेंस पे इसकी रीडिंग क्या है तो वो आपको 100 वोल्ट बोलते आनी चाहिए। V2 की ज्यादा चिंता न करें, V2 को शायद आपसे कोई नहीं पूछेगा, V2 को नहीं पूछेगा, या वो ये सर्किट दे देगा या ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा। फिर से ये ऐसा सीक्वेंस तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। ये AC सोर्स है, ये AC सोर्स है, कह रहा है ये 25 ओम है और ये भी 25 ओम है और ये 5 ओम है और ये वोल्टेज है 100√2 sin 3 140।
100 sin 3 140, ऐसा सवाल दिया है। आप कह रहा है सर्किट का करंट बताइए। तो अगर ये भी 25 ओम है और ये भी 25 ओम है तो फिर से रेजोनेंस का केस है, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी आपने देख लिया। एल और सी की वो बात नहीं करेगा आपसे, वो एक्सएल और एक्ससी की बात करेगा। एक्सएल और एक्ससी बराबर हैं तो हाँ ये रेजोनेंस का केस है। और अगर आप सर्किट का करंट पूछ रहे हैं, करंट मतलब आरएमएस, तो फिर वो भी आरएमएस अपॉन, वैसे तो जेड होता है और अपनी बार आर हो जाएगा, तो 100/5 हो जाएगा, तो 20 एम्पियर हो जाएगा। बढ़िया है। मेरे ख्याल से तो कोई भी सवाल अब आ जाए, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपसे नीट के तो डेफिनेटली सारे सवाल बन जाएंगे रेजोनेंस से रिलेटेड, और मेनली रेजोनेंस पे ही सवाल आते हैं। स्पेशली अगर डायग्राम बना के दिया है तो सवाल आपसे बनना तय है। अगर डायग्राम बना के दिया है तो यही सवाल केवल आता है पेपर में। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे की बात पढ़ा रहा हूँ, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मेनली तो मुझे यहीं तक की बातें इंपॉर्टेंट लगती हैं, पर चलिए और पढ़ लेते हैं। कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द एलसीआर सर्किट कैन बी रिटन एज। अब ये डराने की एक बात कर रहा है, हेडिंग तो आप दे दीजिए शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, हेडिंग तो यही दे दीजिए, और हम जनरल एलसीआर सर्किट में करंट को कैसे लिख सकते हैं। जनरल एलसीआर सर्किट में करंट को अगर डरावने तरीके से लिखना तो आप कैसे लिखेंगे। आईएम का फॉर्मूला हो जाएगा वीएम अपॉन अंडर रूट, बेसिकली मैं तो करता हूँ सर्किट में करंट ये होता है, तो आईएम इज वीएम अपॉन जेड एन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो आईएम का फॉर्मूला हो जाएगा वीएम, आर का तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसा ही रहेगा, और एक्सएल की जगह में ओमेगा एल और एक्ससी की जगह में 1/ओमेगा सी लिख सकता हूँ। कैसे और ज्यादा डराना हो आपको, और ज्यादा डराना हो एक्सप्रेशन देके, वो कई बार खाली ये पूछेगा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग करंट का सही रिलेशन क्या है, तो आर स्क्वायर का ठीक है, ओमेगा की जगह आप 2 पाई ऐसे लिख लीजिए माइनस 1/2 पाई एक्ससी लिख दीजिए, और ये और हो सकता है वो आपको स्क्वायर अंदर दे दे एक बार, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दे पूरे पे स्क्वायर के बजाय, और जो ऑप्शन बनाएगा ना सर्किट में करंट की, ये इक्वेशन देखने में कितनी डरावनी लग रही है। ऐसे बड़े बड़े अगर ऑप्शन आपको दिख गए तो समझ लेना कि बस भपकी है ये तो। जब भी बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं निकलती अंदर से चूहिया है मरी हुई। बड़े बड़े ऑप्शन है मतलब भपकी है, इनकी औकात इतनी बड़ी है नहीं कि आपसे बड़े क्वेश्चन पूछ लें, इनमें दम नहीं है। हाई कोर्ट खा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट खा जाएगा इनको, ये बंधे हो गए। कुछ ऐसा ना होता तो ये रिवर्स गियर में क्यों आते। 2016 का पेपर देख लो और 2021 का पेपर देख लेना जो आने वाला है। In my opinion, I may not be correct, नीट का लेवल बोर्ड के लेवल से कम होता है, ऐसा मुझे लगता है। हर वो टीचर जो बोर्ड के लिए पढ़ा रहा है स्पेसिफिकली, डेफिनेटली नीट के पढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर कचरा नहीं जा रहा, वो फालतू बातें आपको नहीं पढ़ा रहा। जो पूरी तरह एनसीईआरटी पे स्टिक करे सिर्फ वही आपके काम का है, समझ लेना। बाकी आपके दुश्मन हैं, वो जबरदस्ती आपको जॉब दिलवाएंगे। ओके, तो ये ठीक है। और फिर अगर ओमेगा की वैल्यू 1/√LC है तो मैक्सिमम वैल्यू तो आईएम की मैक्सिमम वैल्यू तो वीएम/आर है, ठीक है। फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा नॉट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर व्हिच द करंट एम्पलीट्यूड इज 1/√2। मैं इसे उल्टी तरह से आपको पढ़ाता हूं, आप हेडिंग दे दीजिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अब ये थोड़ा सा टफ डिस्कशन है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, भाई वो कह रहा है कि पावर मुझे जितना रेजोनेंस पे होता है, मैं पावर की बात में चाह रहा हूँ, पावर जो है वो रेजोनेंस पे जो पावर होता है उसका आधा होता है, और पावर का कम होता है आई स्क्वायर आर टाइप का कुछ, तो आई स्क्वायर शुड बिकम हाफ, तो आई शुड बिकम 1/√2 टाइम्स ऐसा।
हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के नाम में क्लियर है कि मैं ऐसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। मैं रेजोनेंस की बात तो ठीक ही है, रेजोनेंस के आजू बाजू ऐसी फ्रीक्वेंसी की भी बात की जा सकती है जहां पावर आधा हो जाए। अगर पावर रेजोनेंस के समय पावर का आधा है तो आई स्क्वायर आधा है, मतलब आई 1/√2 टाइम्स है, और आई जो होता है वो बेसिकली फिर अब वी बाय जेड ही कराएगा, क्योंकि अब आप नॉन रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। खाली रेजोनेंस के समय आई को वी बाय आर कह सकते थे, अदरवाइज आपको हमेशा आई को वी बाय जेड ही कहना है। तो अगर I 1/√2 times होना, then Z should become √2 times that at resonance. और रेजोनेंस में तो Z की वैल्यू R थी, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी तब होती है जब Z की वैल्यू R√2 होती है। पता नहीं इस पे कितने स्टार दिए जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ के डिसाइड करते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पावर हो गया हाफ, तो आई स्क्वायर आर हो गया हाफ, इसका मतलब आई स्क्वायर हो गया हाफ, इसका मतलब आई हो गया 1/√2 टाइम्स, और इसका मतलब जेड हो गया √2 टाइम्स। जब जेड बढ़ेगा तभी तो करंट घटेगा, और करंट घटेगा तो पावर घटेगा। ये शायद फिलहाल, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने कितना दिया है। इस पे नहीं आप 2 स्टार तो भी दे ही दीजिए। हालांकि ये मैथमेटिक्स है, हालांकि मैथमेटिक्स है तो थोड़ी एडवांस मैथमेटिक्स है, और फिर जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो नीट हो, उसके आधार पे मैंने इस पे 5 स्टार देने से अपने आप को रोका। ये है तो मैथमेटिक्स, पर नॉर्मली इस पे क्वेश्चन अवॉइड ही किए जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो फिर वही कह रहा है कि साहब एट दिस वैल्यू 1/√2 टाइम्स, उसने कहा था द पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट बिकम्स हाफ। We see that there are two such values of omega, one greater and the other is smaller than omega naught, and they are symmetrical about omega naught. ऐसा मैं ये बताता हूँ आपको। ये ओमेगा नॉट, ये ओमेगा नॉट, ये आई आई नेक्स्ट, और मैं फिलहाल I/√2 की बात कर रहा हूँ। एक फ्रीक्वेंसी ये है और एक फ्रीक्वेंसी ये है, और ड्यू टू सिमेट्री हम इस चीज को भी डेल्टा ओमेगा कहते हैं, और इस डिफरेंस को भी डेल्टा ओमेगा कहते हैं। ड्यू टू सिमेट्री हम शायद समझते हैं कि ओमेगा 1 इज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 डब्ल्यू नहीं ओमेगा जैसा देखिए, ओमेगा 2 इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये रेजोनेंस के समय का मैक्सिमम करंट है, और मैं मैक्सिमम करंट के 1/√2 टाइम्स करंट की बात कर रहा हूँ, 70.7% करंट की बात कर रहा हूँ। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट इतना होगा, मतलब ऐसी 2 फ्रीक्वेंसी होगी जब करंट I/√2 होगा। ऐसी 2 फ्रीक्वेंसी होंगी, एक ओमेगा नॉट से थोड़ा कम होगी और एक ओमेगा नॉट से थोड़ी ज्यादा होगी। अभी तक भी इस समय कोई इंपॉर्टेंट बातें चल नहीं रही हैं। हाँ, ये टफ जरूर है। कहता डिफरेंस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ। ये अब जरूर एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, आप हेडिंग दे दीजिए बैंडविड्थ, और इस पे 5 स्टार दे दीजिए। ये जरूर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये हम ना इनको, ये ओमेगा 1, ये these are 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो बैंडविड्थ को आप यही लिख दीजिए, the difference of 2 half power frequencies, difference of 2 half power frequencies, so the difference is equal to 2 delta omega for the bandwidth। तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है, आप इसमें से इसको बैंडविड्थ बोल सकते हैं। तो जो बैंडविड्थ है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, और असली बात है वो 2 डेल्टा ओमेगा, ये 2 डेल्टा ओमेगा है। यहाँ पे आप वार्निंग लिख दीजिए कि बैंडविड्थ इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। इसके आने की संभावना है थोड़ी बहुत। बैंडविड्थ का फॉर्मूला है 2 डेल्टा ओमेगा, वार्निंग लिख दीजिए, इट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। बस इस पर बिल्कुल क्वेश्चन आपसे बन सकता है, जैसे कि वो आपसे कहता है, क्वेश्चन लिख दीजिए चलिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। वो रेडियन पर सेकंड वाली जानकारी भी दे सकता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, नहीं इसकी चलिए, एंड द 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर, अब दे ही देता हूं मैं, एंड द 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर 40 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज, एंड द 2 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर 40 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। नहीं दूसरी भी मैं दूसरी क्यों बताता, 2 की जगह मैं एक ही बताता ना,
एक ही लिखिए, वन ऑफ द हाफ पावर या लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, चेंज कर दीजिए थोड़ा सवाल को, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज 40 हर्ट्ज, तो कैलकुलेट द बैंडविड्थ। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि पास्ट हिस्ट्री ऐसे क्वेश्चंस की है नहीं, इसलिए हम 3 ही स्टार्स पे दे रहे हैं। बैंडविड्थ बताइए, तो आप समझते हैं इधर 50 माइनस 40 होगा, उधर 50 प्लस, फिर वही 10 हो जाएगा। एक 40 होगी, तो अगर एक 50 से 10 कम है तो दूसरी 50 से 10 ज्यादा होगी, तो बस डेल्टा ओमेगा मतलब उसने आपको 10 दे दिया है, और आंसर है 2 डेल्टा ओमेगा, 20 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जाएगी, बैंडविड्थ जो है वो डेल्टा ओमेगा नहीं 2 डेल्टा ओमेगा है, इस बात पे आप खूब ध्यान दें। अगर ये क्वेश्चन आया तो हाँ, ये रैंक डिसाइडिंग हो जाएगा, और थोड़ी बहुत संभावना तो है ही। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हेडिंग दे दीजिए क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का नाम लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, और लिख दीजिए इट इज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इट इज अ मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्यू फैक्टर है ओमेगा जो रेजोनेंस वाला था अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ये क्यू फैक्टर, ये क्यू फैक्टर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं तो इस पे 5 स्टार देना चाहता हूँ। ये पक्की बात है कि अगर बैंडविड्थ कम है, अगर ये गैप कम है, अगर ये डेल्टा ओमेगा कम है, तो रेजोनेंस शार्प है ना, तभी रेजोनेंस का ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, तो और मुझे ऐसा बना देना चाहिए, ऐसा। अगर ऐसा बना रहा हूँ तो शायद एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये है और एक हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ये है। अब बैंडविड्थ ज्यादा है तो ये ना फ्लैट, ये फ्लैट रेजोनेंस कह रहा है, और ऑफ कोर्स ये थोड़ा शार्प रेजोनेंस है। अच्छा हाँ, जल्दी से, तब बहुत बड़ा पीक है, ये शार्प रेजोनेंस है। इस फ्रीक्वेंसी के पहले भी करंट करीब करीब उतना ही था, बहुत कम नहीं था, पर यहाँ तो इस फ्रीक्वेंसी के पहले करंट काफी कम था। रेजोनेंस के जस्ट पहले या रेजोनेंस के जस्ट बाद अगर काफी कम करंट हो तो इसको शार्प रेजोनेंस कहते हैं, और रेजोनेंस के जस्ट पहले या जस्ट बाद अगर करंट ज्यादा कम नहीं है, ऊपर ग्राफ फ्लैट टाइप का ही है, तो फ्लैट रेजोनेंस कहलाता है। ये लाइनें मैं लिखवा देता हूं, पर दोबारा पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा आप लिख दीजिए, इफ एट फ्रीक्वेंसी just less than or just more than resonance frequency, if at frequency just less than or just more than omega naught, frequency अगर omega naught से थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी ज्यादा है वो समय, current is much less than that at resonance, current काफी कम है, then it is called sharp resonance, तो इसे sharp resonance कहते हैं। And if at slightly different frequencies, if at slightly different frequencies, current is almost same as maximum current. Current is almost same as current at resonance. अगर आजू बाजू की फ्रीक्वेंसीज पे भी करंट उतना ही है जितना कि रेजोनेंस पे होता है, current is same as that at resonance, then it is called a flat resonance. तब ये फ्लैट करंट, ये शार्प है, ये पीक शार्प, और ये थोड़ी सी फ्लैट है, ज्यादा फ्लैटर है। तो ये डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है। हाँ, हमें पहचानना तो चाहिए कौन शार्प है और कौन फ्लैट है। हाँ, आप ये देखिए जिसका डेल्टा ओमेगा कम है उसका रेजोनेंस ग्राफ शार्प आएगा, और उसमें रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी होगी, तो क्वालिटी फैक्टर उसका अच्छा है। ऐसी ये बात इंपॉर्टेंट है, फिर से लिख दीजिए, लेसर द बैंडविड्थ शार्पर द रेजोनेंस, लेसर द बैंडविड्थ शार्पर द रेजोनेंस एंड मोर द क्वालिटी फैक्टर। इस पे भी 4 स्टार दे दीजिए। lesser the bandwidth, sharper the resonance and more the quality factor। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी प्यारी बात हो गई, और एक्चुअली मेजर काम की बातें अब यहाँ समाप्त हो जाती हैं। इसकी बात की जो मैथमेटिक्स है उस पर उसका इतना महत्व नहीं, कम से कम डेरिवेशन तो बिल्कुल ही यूजलेस है, डेरिवेशन पे तो हम नहीं जाएंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें लगभग हो चुकी हैं। क्या डिफरेंस दिस मच इज कॉल्ड द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ शार्पनेस। इसने अभी तक क्यू फैक्टर का नाम लिया तो शायद नहीं है। द स्मॉलर द डेल्टा ओमेगा द शार्पर, और नैरोअर, शार्पर के लिए ब्रैकेट में नैरोअर लिख सकते हैं आप। नैरो कर्व है तो शार्प है, अगर नैरो है तो शार्प है। और टू गेट एन एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा
अब वो उसके डेरिवेशन पे जा रहा है जो कि एकदम ही नॉनसेंस है, उसे पूरी तरह कृपया छोड़ दीजिए। सॉल्व करने के बाद मैं एक ही फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा ओमेगा आता है ना वो r बाय 12 आता है, इसलिए जो बैंडविड्थ है ना जो 2 डेल्टा ओमेगा है वो r बाय n। ये बातें इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन तो किसी भी लेवल पे आपके काम का नहीं है, पर डेल्टा ओमेगा और बैंडविड्थ अगर आप याद कर लें तो अच्छा होगा। ये मैं डेफिनेटली 3-3 स्टार देना चाहूंगा। फाइनली इसने लास्ट में इसका नाम क्वालिटी फैक्टर कह दिया। अब वो शार्पनेस के अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो जो क्यू फैक्टर है वो में ओमेगा रेजिस्टेंस अपॉन डेल्टा ओमेगा है। ओमेगा को मैं बोलता हूं 1 बाय रूट एलसी और डेल्टा ओमेगा है r बाय 2l। r बाय 2l तो अच्छा ओमेगा को तो वही यही रहने दो, 1 मिनट पहले अपन यही रहने देते हैं। मैंने शायद क्यू फैक्टर है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये तो 2 तो क्यू फैक्टर नहीं है एक्चुअली, नहीं डेल्टा ओमेगा r बाय 2 लगा ना। ठीक ठीक, ये ओमेगा नॉट को ओमेगा नॉट ही रहने दो और 2 डेल्टा ओमेगा को आप लिख दीजिए r बाय l। तो क्यू फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, ये 5 का क्यू फैक्टर का ये भी एक फॉर्मूला है, ये 5 स्टार वाला है। अब ये इसको क्यू फैक्टर कह रहा है ना। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू स्मॉलर द वैल्यू ऑफ 2 डेल्टा ओमेगा और बैंडविड्थ जैसे हम पढ़ चुके हैं शार्प एज रेजोनेंस। ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाय एलसी भी कर सकते हैं और हम इसको और भी लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने के और भी तरीके होंगे। आप यहीं पर इसी को बेसिक मानिए, एक तो ये बेसिक मानिए तो ये मानिए, तो समरी दे दूंगा क्यू फैक्टर की और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय रूट एलसी। अभी कुछ नहीं करते, ओमेगा स्क्वायर को 1 बाय एलसी, ओमेगा स्क्वायर होता है यही 1 बाय एलसी। तो मैं एल को एलिमिनेट करता हूँ यहाँ से, अगर एल को एलिमिनेट करूंगा तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी हो जाएगा। ओमेगा ऑफ कोर्स रेजोनेंस वाला ही है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ तो क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा नॉट बाय आर और एल की जगह डाल दूंगा 1 बाय ओमेगा नॉट प्लस स्क्वायर सी। तो क्यू का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा 1 बाय ओमेगा नॉट 1 बाय ओमेगा नॉट आर सी। हाँ 1 बाय ओमेगा नॉट आर सी, ये भी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। और एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, ओमेगा नॉट एल बाय आर है ना, तो ओमेगा की जगह डाल देता हूँ 1 बाय रूट एल सी इनटू एल बाय आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल बाय सी इनटू 1 बाय आर। तो क्यू फैक्टर के ये कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि मैं एक समरी के रूप में आपको दे दूंगा, है ना। पहले बार जरा पैराग्राफ पढ़ लूं फिर मैं इनकी पूरी समरी आपको दे देता हूं। कहता वी कैन सी फ्रॉम दिस मच दैट इज द रेजोनेंस इज लेस शार्प, नॉट ओनली इज द मैक्सिमम करंट लेस बट द सर्किट इज क्लोज टू रेजोनेंस फॉर अ लार्जर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। हाँ ये कह रहा है अगर रेजोनेंस लेस शार्प है ना, चलिए लेस शार्प द रेजोनेंस लेस इज द सिलेक्टिविटी, ऑफ सिलेक्टिविटी पे आ गया ये बात। We see that if quality factor is large, that is R is low or L is large, then the circuit is more selective. है तो ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको यही पहले इसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको दे देता हूँ। सारे के सारे क्यू फैक्टर की जो सारे फॉर्मूले हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है। एक है ओमेगा एल बाय आर यानी कि एक्सएल बाय आर। इस समय हमेशा हर ओमेगा से मेरा मतलब है रेजोनेंस वाला। इसका एक फॉर्मूला 1 बाय ओमेगा सी आर भी, तो ये 1 बाय एक्स सी मतलब एक्स सी बाय आर, एक्स सी हो जाता है 1 बाय ओमेगा सी। ये एक्स सी बाय आर ऐसे याद करना है, ज्यादा आसान होता है। और फिर फाइनली अब इसके लास्ट वाला को डिराइव ही करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से डिराइव कर देता हूँ। यहाँ से ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 1 बाय रूट एल सी और ये एल बाय आर है, ये
1 by r into root L by C हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट। और क्यू फैक्टर जो है वो यूनिटलेस है, वो यूनिटलेस है, ये बात भी आपकी काफी आपको फॉर्मूले वो पूछ सकता है। रूट एल बाई सी के डायमेंशंस क्या हैं? क्वेश्चन में आपसे यहाँ कह सकता हूँ कि रूट एल बाई सी के डायमेंशंस किसके जैसे हैं, तो आंसर आएगा ओम्स के जैसे, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। देखो रूट एल सी जो है वो तो टाइम होता है, जो 1 बाय रूट एल सी होता है वो टाइम इनवर्स होता है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो रूट एल बाय सी अगर आपको कभी चाहिए तो वो आर के बराबर आएगा, ओम्स आएगा, क्योंकि ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है, ये पूरी चीज डायमेंशनलेस है। तो रूट एल बाय सी, तो रूट एल सी तो सब जानते हैं, पर अगर रूट एल बाय सी उसने पूछ लिया तो आपको तकलीफ हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि पेपर लेंथी है, क्योंकि आप एल के भी डायमेंशंस पुट करोगे और सी के भी डायमेंशंस पुट करोगे, पर जिन्हें ये फॉर्मूला याद है कि ये चीज डायमेंशनलेस होती है, वो रूट एल बाय सी के डायमेंशन फटाफट निकाल लेंगे। क्यू फैक्टर के ये सारे फॉर्मूले बड़े काम के, इस तरह से याद रखना आसान है। ये थोड़ा सा कठिन है, ये कठिन है और ये कठिन है। रेजोनेंस पे इंडक्टर के ओमिक वैल्यू का रेशियो अपॉन रेजिस्टर की वैल्यू, या कैपेसिटर के ओमिक वैल्यू का और रेजिस्टर का जो रेशियो है, उनको क्यू फैक्टर कहते हैं। इसके बाद की थ्योरी में इसने बात अच्छी तो बताई है कि अगर जो जिसका आर कम है उसका रेजोनेंस फ्लैट है, जिसका आर कम है उसमें जो एरो नहीं है, थोड़ा मोटा कर्व, थोड़ा फ्लैट कर्व है, तो कह रहा है बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के आसपास ही है। अगर ऐसा टाइप का मैं कहता हूँ कर्व आ गया, हल्का सा ध्यान भी चलो, ये रेजोनेंस है और आसपास की ये करीब करीब फ्लैट ही है, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ये सिलेक्ट कर सकता है, तब इसकी सिलेक्टिविटी पुअर है। ये लास्ट पैराग्राफ है तो अच्छा, कहता है वी कैन सी, इस इक्वेशन से लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, दैट इफ रेजोनेंस इज लेस शार्प, नॉट ओनली द मैक्सिमम करंट इज लेस, मैक्सिमम करंट तो कम है ही, but the circuit is close to resonance for a larger range of delta omega and the tuning of the circuit will not be good। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर सकता है अब तो ये रेजोनेंस के बहुत पास ही मंडरा रहा है, एकदम शार्प आना चाहिए ताकि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही बस सिलेक्ट करे। सो लेस शार्प द रेजोनेंस, लेस इज द सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। तो एक लाइन डैश करके लिख दीजिए, if resonance is, if R is less, no, if R is more, if R is more, R more है, then flat is the resonance, resonance flat है, flat is the resonance curve, तो broad curve है, thick नहीं, thin नहीं है, narrow नहीं है, curve broad है, broad है। sharp resonance किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट एम्पलीट्यूड पड़ोसियों की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाए, है ना, इट्स, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इट्स क्वालिटी फैक्टर इज लेस, इसका क्वालिटी फैक्टर कम आएगा क्योंकि डेल्टा ओमेगा बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। अच्छी गहरी बातें हैं, पेपर में आई तो बहुत ही कम है, ना के बराबर, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कायदे से आ जाए तो मजा आ जाए। लोग इस गहराई तक जा नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, बेसिक पढ़ लेते हैं रेजोनेंस के बारे में और बाकी ये सारी बातें छोड़ देते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो मजा आ जाएगा। तो साहब यहाँ पर हम फाइनली यही कहना चाहते हैं कि इसकी सिलेक्टिविटी इज पुअर, बस ये बढ़ाना था मुझे, पुअर सिलेक्टिविटी, पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करने का हर किसी को सिलेक्ट कर ले रहा है कि तुम भी आ जाओ, तुम्हारा गाना भी सुनेंगे, तुम्हारा गाना भी सुनेंगे, तो इसकी सिलेक्टिविटी पुअर है। ये इंडियन आइडल में तो पूरा इंडिया ही उठा के ले आया है ये। इसको एक पवन चाहिए, पूरा इंडिया नहीं चाहिए इसको। The circuit is close to resonance for a larger, ना, the selectivity of the circuit is poor। इसमें पूछेगा कि इसका ग्राफ को यहाँ के बोलेगा, बताओ इसकी सिलेक्टिविटी मोर है कि लेस है, तो इसकी सिलेक्टिविटी पुअर है, ये सबको इकट्ठा करके ले आया। We see that if quality factor is large, that is R is low, or L is large, the circuit is more selective। तो ओमेगा L by R है, तो L ज्यादा है, R कम है, ऐसा भी डैश करके लिख दीजिए फिर से, the circuit is more selective if L is more or R is less। L ज्यादा हो या R कम हो, या आप उस फॉर्मूले से ही ले सकते हैं डिसीजन, R तो मुझे कम ही चाहिए, सिर्फ C भी कम चाहिए, लिख दीजिए सर्किट इज मोर सिलेक्टिव इफ नंबर 1 L is more, नंबर 2 R is less, नंबर 2 3 C is less। ये सब कवर हो गया।
यहाँ तक कि लंबी चौड़ी और टफ डिस्कशंस के बाद जहाँ से मैं शार्पनेस पढ़ा और क्वालिटी फैक्टर पढ़ा, वहाँ के डिस्कशंस थोड़े से टफ हैं और लेस कॉमन है और शायद थोड़े लेस इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये पूरा गेम चेंज करके रख देगा। एग्जाम्पल 7.6 हम पढ़ रहे हैं, कहता रेजिस्टर है 200 ओम का, कैपेसिटर है दिस मच, सीरीज में जोड़े हैं डी 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, एसी नहीं है सॉरी, ये 50 हर्ट्ज का है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो रेजिस्टर तो ओम्स में ही दिया है, कैपेसिटर जो माइक्रोफेराड में दिया है, इसका आप पहले एक्सी निकालिएगा 1/ω_c से, शायद ये आरसी सर्किट ही दिख रहा है, इंडक्टर तो है ही नहीं अभी, और वोल्टेज जो है ये आरएमएस वैल्यू है और करंट भी आपको आरएमएस ही निकालना है। तो सोल्यूशन देख लेते हैं, आर डायरेक्ट ओम्स में है, सी माइक्रोफेराड में है, हमें सी की वैल्यू भी ओम्स में चाहिए, तो एक्स सी हमने निकाल लिया, तो जेड इस समय आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो गया और फिर आई का फॉर्मूला वी बाय जेड हो जाएगा। इसने सवाल में मुझे आर सी सर्किट दिया है, तो जेड जो होता है वो अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर होता है, पर सवाल में एल की कोई जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब जरूर वो जीरो ही है, तो जेड जो है वो ऐसे निकाला जाएगा। और फाइनली अगर आपको आई आरएमएस चाहिए तो वी आरएमएस आप जेड कर लीजिएगा। एक्ससी कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/ω_c, वो लेंथी कैलकुलेशन है और वो पेपर में कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। सर्किट का करंट तो हमें मिल गया, फिर कहता है कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर, और कह रहा है इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज। इस समय अगर आपको रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए और कैपेसिटर का वोल्टेज चाहिए तो आपको एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। आपको ये कहना पड़ेगा ये वी आर है, आपको ये कहना पड़ेगा ये वी सी है, और आपको ये कहना पड़ेगा वी है। खैर मेरे को वी आर शायद आई इंटू आर से निकालना पड़ेगा और वी सी मेरे को आई इंटू एक्स सी से निकालना पड़ेगा। अभी तो इस तरह का डेटा आपको मेरे पास दिया नहीं था, आई अलग से निकलवा लिया इसने, आई निकलवा के वी आर की वैल्यू आ गई 154 वोल्ट, कुछ 151 वोल्ट, और वीसी की भी वैल्यू आई एक्स सी से मेरे पास आ गई। अगर इनके अलजेब्रिक सम कर लें, इनके अलजेब्रिक सम कर लें तो 311.3 वोल्ट आ रहा है, विच इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज। अगर तुम खाली वी आर प्लस वीसी करोगे ना, ये कुछ 151 आ रहा है और ये कुछ 160 आ रहा है, तो वी आर प्लस वीसी करूंगा ना सिंपल एडिशन, तो 3113 पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा, एंड दिस इज ग्रेटर देन 220 वोल्ट। सीधे सीधे तो वोल्टेज गिर ही नहीं रहा है। हाउ टू रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स? कहते हैं एज यू हैव लर्नड इन द टेक्स्ट द टू वोल्टेजेस आर नॉट इन सेम फेज। अगर वी आर भी ऐसा होता ना और वीसी भी ऐसा होता ना तो आप उन्हें अलजेब्रिकली एडिशन कर सकते थे, पर अब इनमें तो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए सिंपल एडिशन नहीं चलेगा, आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। कहता therefore they cannot be added up like ordinary numbers, therefore no, the two voltages are out of phase by 90 डिग्री। अभी से आउट ऑफ फेज नहीं बोलते कायदे से, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री बोल दीजिए, आउट ऑफ फेज से तो नॉर्मली मतलब खैर 180 डिग्री का ही होता है, खैर आउट ऑफ फेज देखकर अगर वैल्यू दे दी तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। therefore the total of these voltages must be obtained using the Pythagoras theorem। कहता है आप इसको पाइथागोरस थ्योरम में डाल दीजिए, आप 150 स्क्वायर प्लस 160.3 का स्क्वायर का रूट करके देख लीजिए। आप अगर ये टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो आप 151 स्क्वायर प्लस 160.3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये एकदम 220 वोल्ट आ जाएगा। बात सीधी सी है, तो एसी सर्किट में अगर तुमने कभी सिंपल एडिशन कर दिया, अगर तुमने कभी कर दिया 10 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट इज इक्वल टू 30 वोल्ट, तो तुम गए काम से। एसी वोल्टेज और एसी करंट हालांकि हैं तो स्केलर ही, पर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इनकी वेक्टर्स की तरह ऐड होती हैं, जैसा कि एसएचएम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में किया गया था। कहता है thus if the phase difference between voltage is properly taken into account, then the total voltage across the resistor and the capacitor is equal to the voltage of the source। आप अगर प्रॉपर फेज डिफरेंस का ध्यान लेंगे, आप अगर प्रॉपर फेज डिफरेंस का ध्यान लेंगे तो फिर हम एसी सर्किट को भी कहेंगे कि वो केवीएल ओबे कर रहा है। अगर तुम इनको सिंपल ऐड कर दोगे तो तुम कहोगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ओबे ही नहीं कर रहा है, कि इस ये प्लस ये टोटल वोल्टेज के बराबर आ ही नहीं रहा। पर आप एडिशन प्रॉपर तो करिए, जो एडिशन यहाँ लगता है ऐसा ही डैश करके बस आप लिख दीजिए कि इफ फेज एंगल्स आर प्रॉपरली टेकन इनटू केयर, if phase angles are properly taken into care, then
AC currents and AC voltages also obey KVL. AC voltages and AC currents also obey KVL. बस आप बस एक वार्निंग फिर से यहाँ लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, in AC circuits V total is not equal to V1 plus V2, जहाँ V total अक्सर V1 square plus V2 square टाइप लिखेगा। AC सर्किट में कभी भी आप ऐसा मत कर देना, आप I total को भी I1 plus I2 मत कर देना, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। आप I total कुछ I1 square plus I2 square टाइप लिखेगा। इवन Z जो है वो X कुछ R plus X टाइप का नहीं होगा, Z भी R plus X का टाइप का नहीं होगा, Z अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का। आप जो निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, AC यानी पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये आपको याद रहा तो आप बहुत बढ़िया आगे निकल जाएंगे। AC सर्किट्स यानी पाइथागोरस थ्योरम। So that is all for now, guys. Thank you so much. Good luck.